प्रकाश को कैद करने की घटना। यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या? परावर्तन क्या होता है? जिस माध्यम से जाए उसी माध्यम में वापस लौट जाए। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से, इस माध्यम से सघन से किसमें प्रवेश करना चाहे? विरल में, और इसके आपतन कोण का मान इतना अधिक हो जाए, किससे अधिक हो जाना चाहिए? क्रांतिक कोण से अधिक हो जाना चाहिए कि ये अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में न जाकर कौन से माध्यम में आ जाए? उसी माध्यम में जिस माध्यम में वो इंटर हुई थी। तो ऐसी घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके लिए मैंने बता दिया, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा होगा। 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो उसी माध्यम में वो वापस लौट आएगी। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो, अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं इसके उदाहरण में हीरे की चमक। हीरा क्यों चमकता है ना? तो हीरा चमकने का मतलब क्या हो गया कि हीरा, मैं इसको हेक्सागोनल टाइप से बना दे रहा हूँ। ये इतना महंगा क्यों है? क्योंकि इसकी आकृति, ज्यामिति ही इतनी खतरनाक है ना। दो तरीके की चमक होती है ना। एक, जब किसी के अंदर से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब वो ज्यादा चमकीला होगा, है ना। और एक सतह पर टकराकर जब प्रकाश लौटता है वो चमक अलग होती है। तो जितनी भी धातुएं होती है उनमें जो चमक होती है वो किसके कारण होती है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। जबकि हीरे में जो चमक होती है वो किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण। किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण, है ना। कांच का चमकना परावर्तन है और हीरे का चमकना क्या है? अपवर्तन, है ना। यहाँ पर याद रखना, मैंने कहा बेटा ये भी सपोज दैट कोई प्रकाश किरण यहाँ पर एंटर की, क्या की? एंटर। अभी इधर क्या है? विरल, और इधर क्या आ गया? अंदर सघन। क्या आ गया? सघन। अब मैंने बोला ये प्रवेश तो कर लेगी सर, ये ऐसे थी, ये अभिलंब की और झुक जाएगी, है ना। अब चूंकि इसको कहाँ निकलना है? बाहर। तो ये बाहर, इसका जो हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण का मान याद रखना कितना होता है? 24.2 डिग्री। कितना होता है क्रांतिक कोण? 24.2 डिग्री। कितना होता है? 24.2 डिग्री। तो बहुत सारी बुक्स में इसको क्रांतिक कोण को सी से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? सी से। सी फॉर क्रिटिकल एंगल, है ना। अब यहाँ पर 24.2 डिग्री होता है क्रांतिक कोण। तो इससे अब देखो कितना, इस एंगल से यदि कम एंगल पर, यदि ये ज्यादा एंगल पर यदि बाहर निकलने का प्रयास करेगी तो ये किस माध्यम में लौट जाएगी? उसी माध्यम में। इस प्रकार ये इसी में टकराते रहेगी, घूमते रहेगी। इसीलिए यहाँ पर आपको क्या, हीरा कैसा दिखाई देता है? चमकदार। और इसीलिए मैंने बोला ये प्रकाश को कैद करने की घटना है। मतलब प्रकाश अंदर तो चला गया, बोलते हैं ना, आया अपनी मर्जी से, जाएगा मेरी मर्जी से, है ना। तो वही वाली कहानी है यहाँ पर। हीरा बोल रहा है कि भैया तू आ तो गया, बाहर जाएगा किसकी मर्जी से, है ना। तो बस इसी घटना को क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसीलिए आपका हीरा कैसा होता है? चमकदार, है ना। आई क्या बात समझ में? पहला एग्जाम्पल क्लियर, है ना। किसी को यदि डाउट हो तो यहाँ पर देखना, सघन से कहाँ जाने का प्रयास कर रहा है? विरल, और जा नहीं पा रहा। क्लियर, याद रखना। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। और क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.2 डिग्री, है ना। क्लियर हुई के बाद अब दूसरा इसमें एग्जांपल आता है मरीचिका। क्या आता है? मरीचिका, या इसको बोलते हैं मिराज बोलते हैं ना, मरीचिका, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिराज। क्या बोलते हैं? मिराज। मरीचिका, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिराज। मैंने कहा बेटा ये क्या है? आपका एक तल। क्या है? तल। और तल कौन सा है? पृथ्वी का तल। और यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? पेड़। क्या बना दिया? पेड़। क्या बना दिया? पेड़। इस तरीके से बढ़िया व्यवस्थित क्या है यहाँ पर? एक पेड़। ये क्या है? पेड़, है ना। और इधर कौन है बेटा? एक हिरण। कौन है? हिरण, जो दूर से देख रहा है किसको? पेड़।
पर इसको पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है। पेड़ दिखाई दे रहा है क्या? क्लियर हुआ कि नहीं? अब मैंने बोला क्या होता है कहानी कभी भी कि अक्सर ऐसा कहाँ पर देखने के लिए मिलता है सर? रेगिस्तान। कहाँ देखने के लिए मिलता है? रेगिस्तान, है ना? रेगिस्तान में क्या होता है कि धरती पर क्या बिछी होती है? रेत। क्या बिछी होती है? रेत। अब रेत गर्म होगी तो उसके संपर्क में जो वायु होगी वो भी कैसी होगी? गर्म। और गर्म होगी तो किसी गैस का ताप बढ़ाओगे तो उसके कणों के बीच की दूरी कैसी होगी? ज्यादा। मतलब वो माध्यम कैसा हो जाएगा? विरल। और ऊपर की वायु कंपैरेटिवली उसके कंपैरिजन में कैसी होगी? ठंडी, है ना? उसके कंपैरिजन में कैसी होगी? ठंडी। अब ठंडी होगी तो उसके कण कैसे होंगे इसकी तुलना में? पास पास। मतलब वो माध्यम कैसा हो गया? सघन। मतलब ऊपर कैसा माध्यम है सर? सघन। और नीचे कैसा है सर? विरल। अब मैंने बोला इस पर कोई प्रकाश किरण आई, इस पर कोई प्रकाश किरण आई तो इससे कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है। सघन से कहाँ आ रही है? विरल। सघन से कहाँ आ रही है? विरल। और अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार जा रही है, अपवर्तन के प्रकाश इस प्रकार जा रही है, अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार जा रही है। तो मैंने बोला इसको कि कहाँ पर दिखाई देता है? इसकी एक परछाई दिखाई देती है, इसकी पेड़ की, इसकी परछाई दिखाई दे रही है पेड़ की। यहाँ पर इसको क्या दिखाई देने लगती है? परछाई। और परछाई कहाँ पर दिखाई देती है? जल में। कहाँ पर दिखाई देती है? जल में। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या होगा? पानी होगा। क्या होगा? पानी होगा। क्या होगा? पानी होगा। परंतु एक्चुअल में यहाँ पर पानी नहीं है। आई क्या बात समझ में? हिरन चला जाता कई बार शेर के पास, ऐसे है ना? आई बात समझ में? तो यहाँ पर पानी नहीं है। आया क्या लॉजिक समझ में? ऊंट भी बोल सकते हो इसको। ऊंट कैसा होता है? ऊंचा होता है। तो उसको तो बिल्कुल वैसे ही लगेगा कि यार पानी है, तो दौड़ता हुआ जाने का प्रयास करेगा वहां पर। क्लियर? इसको बोलते हैं क्या? मरीचिका। क्या बोलते हैं? मरीचिका। मरीचिका का सीधा सा मतलब है क्या? भ्रम पैदा होना। क्या होना? भ्रम पैदा होना, है ना? और ये किसके कारण होता है आपका? अरे भाई किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब यहाँ पर याद रखना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, क्या बात हो रही है भाई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशंस, कि इसका यूज करके हम किस प्रकार अपने जीवन को सरल बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं किसकी? पूर्ण परावर्तक प्रिज्म की। किसकी बात करते हैं? पूर्ण परावर्तक प्रिज्म की। अब प्रिज्म आपको पता है कि सर प्रिज्म क्या होता है? जिसमें से कोई प्रकाश यदि जाएगा तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। परंतु यहाँ पर एक ऐसा प्रिज्म यूज किया जाता है। प्रिज्म में भी कैसा प्रिज्म है? समकोणिक। कैसा है? समकोणिक। समकोणिक का मतलब क्या हो गया सर? ऐसा प्रिज्म जिसका एक एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का हो। एक एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का। एक एंगल कितने का हो सर? 90 डिग्री का। ये क्या है आपका? प्रिज्म। क्या है? अब इस प्रिज्म में क्या होगा कि यहाँ पर एक प्रकाश किरण एंटर हुई, है ना? और प्रकाश किरण यहाँ पर कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। इसी के अंदर क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। आई क्या बात समझ में? अपवर्तित हो जाएगी। आई क्या बात समझ में? तो ये इसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं? इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन? इसका उपयोग अपन कर सकते हैं पेरिस्कोप में। किसमें कर सकते हैं? पेरिस्कोप। इसमें कर सकते हैं पेरिस्कोप, है ना? पेरिस्कोप में आप अवतल दर्पण, सॉरी समतल दर्पण भी लगाते हो। और अब इसके टेक्नोलॉजी में अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं? किसका प्रयोग कर सकते हैं? किसका प्रयोग कर सकते हैं? पेरिस्कोप का। और ये इस प्रकार से यहाँ पर कितने डिग्री के एंगल पर रखा होता है? ये 45 डिग्री। यहाँ से कोई प्रकाश किरण आएगी तो ये यहाँ से कैसे चले? उल्टा बना दिया। कितने डिग्री पर लग दिया
इसको 45। इस तरीके से आई टकरा कर ये ऐसे चली गई और यहाँ पर मैंने कहा इस तरीके से यहाँ आई और यहाँ से टकरा कर इधर से आप देख रहे हो कि क्या है, पेरिस्कोप। क्या है, पेरिस्कोप, है ना। पनडुब्बी वगैरह में इस्तेमाल होती है। आपने पानी से बाहर ऐसा पाइप निकाला और इधर अंदर से देख रहे हो, अब बाहर वाले को नहीं पता चलना चाहिए कि नीचे कोई है ना। तो अपन पानी में है और ऊपर पानी के बाहर इस तरीके से अपन घुमा के चारों तरफ देख सकते हैं। तो ऐसा यंत्र क्या कहलाता है, पेरिस्कोप। मैंने इसको अवतल दर्पण में भी समतल दर्पण में भी एक्सप्लेन किया था। दूसरा इसका जो सबसे मेजर यूज में आ रहा है वो है आपका प्रकाशिक तंतु। क्या है, प्रकाशिक तंतु। क्या है, प्रकाशिक तंतु। इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ऐसी युक्ति। ये बहुत ज्यादा मेजरली यूज होती है। क्या बोला मैंने, बहुत ज्यादा यूज होती है और एग्जाम में इसके आने के चांसेस 110% होते हैं। कितने होते हैं, 110%। अभी हम बात समझते हैं क्या है ना। तो मैंने बोला कि यदि देखो प्रकाश कैसी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। अब मैंने बोला कि किसी खदान में हमको देखना है, किसमें देखना है, खदान में। अब खदान तो कैसी होती है, तिरछी आड़ी टेढ़ी सुरंग जैसी बनाई जाती है नहीं बनाई जाती। अब वहाँ मैंने बोला इधर मेन इस पर लगा दिया लाइट, तो प्रकाश अंदर तक जाएगा क्या, नहीं जाएगा। कैसे चला जाएगा, वो इधर जाएगा, टकराएगा, यहाँ तक जाएगा, बस खत्म। उतने अंदर पहुँच पाएगा क्या, नहीं। तो अंदर प्रकाश कैसे ले जाओगे, एक ऐसी युक्ति होना जो टेढ़े मेढ़े मार्ग पे भी चले। सपोज दैट आपके पेट के अंदर देखना है मेरे को कि क्या है, तो पेट के अंदर देखने के लिए एक पाइप डाला, पाइप तो डाल दिया, कैमरा भी डाल दिया, पर रिकॉर्ड कैसे होगा, क्योंकि लाइट तो गया और गले तक आकर रुक गया, उसके आगे गया क्या, नहीं, क्योंकि उसके बाद उसने कई सारी ऐसी फोल्डिंग ले ली होगी। तो अंदर गया क्या, नहीं गया। अब जब नहीं गया तो हमको एक ऐसी युक्ति की जरूरत पड़ी जिसके कारण हम प्रकाश को किसी भी आड़े टेढ़े मार्ग पर भी ले जा सके, और उसी को क्या कहा गया, प्रकाशिक तंतु। इसमें एक टेढ़ा मेढ़ा इस प्रकार का क्या बनाया गया, पाइप। क्या बनाया गया, पाइप, है ना। हालांकि ये बहुत जगह यूज होता है ना, दूसरी लेयर दूसरे कलर से। मैंने बोला ये इसके बाहर एक और लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, एक और लेयर, इस तरीके से दिखा। ये होता है कि आपका प्रकाशिक तंतु। यदि मैंने बोला यहाँ पर ये इस तरीके से है, इस तरीके से है, और यहाँ पर ये इस तरीके से। मैंने बोला प्रकाश कैसे चलेगा सीधी, इसको दो लेयर में बनाने के पीछे का एक कॉन्सेप्ट है कि सर जो अंदर वाली लेयर होगी, इस लेयर का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.7। कितना होता है, 1.7। और जो बाहर वाली लेयर होगी, इस लेयर का अपवर्तनांक कितना होता है सर, म्यू इक्वल्स टू 1.5। कितना होता है, म्यू इक्वल्स टू 1.5, है ना। तो जब इसमें कोई प्रकाश प्रवेश किया, ये प्रकाश प्रवेश किया, अब ये सघन से कहाँ जाने का प्रयास कर रहा है, विरल में। सघन से कहाँ जाने का प्रयास कर रहा है, तो ये उधर में जाके किधर आएगा, अंदर। फिर अगेन ऐसे होगा, फिर अगेन ऐसे होगा। इस तरीके से ये फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। तो जब आपने इसको कहाँ डाला, कैमरे के साथ कहाँ पर डाला, पेट में। कहाँ डाला, पेट में। तो आपको अब चित्र दिखाई देने लग गए कि अंदर क्या सिस्टम है। कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रकाश वहां तक पहुंच गया। क्योंकि जब तक प्रकाश नहीं पहुंचेगा हम कैसे देखेंगे। आई क्या बात समझ में, क्लियर हुई क्या कहानी। तो ये प्रकाशिक तंतु है, इसका उपयोग बहुत जगह किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सबसे पहले तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है,
चिकित्सा में इसमें किया जाता है ना। इसको बोलते हैं एंडोग्राफी। इसमें किया जाता है एंडोग्राफी। बोले तो हमारे शरीर के जितने भी आंतरिक अंग है उनको देखने के लिए, है ना, उनको देखने के लिए। जैसे आपने बहुत सारे मरीज देखे होंगे जिनका पेट ऐसा फूल जाता है, हाथ पैर सूख जाते हैं, है ना, खास तौर पर जो शराब ज्यादा पीते हैं उनके साथ ऐसा होता है ना। तो ऐसे लोगों का जो पेट के अंदर का पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है, लीवर का सिस्टम खत्म हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की जांच के लिए एंडोग्राफी की जाती है। एंडोग्राफी मतलब एक ट्यूब के माध्यम से, प्रकाशित तंतुनुमा ट्यूब के माध्यम से उस कैमरे को कहाँ डाला जाता है, अंदर, और वहां पर पूरी नलिकाएं चेक की जाती है ना, और उसमें जो जो नलिकाएं खराब हो गई होगी उसको चेंज कर दिया जाता है। क्लियर है क्या बात समझ में? दूसरा इसका मेजर उपयोग है किसमें, संचार में। किसमें है, संचार में। संचार में कैसे, आपने कंप्यूटर के सिस्टम के आसपास कहीं पीले कलर के वायर देखे होंगे, कैसे, पीले वायर, है ना। तो जो पीले वायर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशित तंतु। क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। आपने ऑप्टिकल फाइबर बहुत जगह नाम सुना होगा ना। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब ही होता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। आई क्या बात समझ में? क्लियर? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गई क्या? चलो और कहीं बता सकता हूँ। हाँ, मेला वेला गए हो? कौन सा मेला गए? मेले में आपने देखा होगा एक इस तरीके का क्या रहता है, गुलदस्ता टाइप से, जिसमें बहुत सारे ऐसे क्या निकले रहते हैं, वायर नुमा संरचना। ऐसा लगता नहीं कि वो वायर है ना, परंतु जैसे उसको यहाँ पर चालू करोगे तो यहाँ पर क्या होने लगता है, चमकने लगता है। क्या होने लगता है, चमक आने लगती है। वो किसके कारण, क्योंकि अंदर यहाँ पर क्या लगा दिया गया है, बल्ब। और जैसे बल्ब जलाओगे तो प्रकाश इन प्रकाशित तंतु के माध्यम से किनारे पर पहुंचेगा, वहां से प्रकाश निकलेगा, तो आपको कैसी दिखाई देगी, चमकती। कैसे दिखाई देगी? तो सब कुछ साइंस है। क्या है, कुछ अध्यात्म भी है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? चलो अब बोलिए प्रश्न से अपवर्तन। और आपको जिस प्रकार मैंने बताया कि प्रकाशित तंतु इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मैंने अक्सर देखा है एग्जाम में मेजरली यदि कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पूछा जाता है। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पूछा जाता है। ठीक है बात समझ में? चलो तो यहाँ पर अपन सबसे पहले किससे देख रहे हैं, अवतल पृष्ठ से। किससे देख रहे हैं, अवतल पृष्ठ से। किससे देख रहे हैं, अवतल पृष्ठ। अवतल और उत्तल में कुछ खास वो नहीं है, पर डायग्राम बनाने की कहानी है ना। अब इनकी वर्किंग स्टेप याद रखना। आप सभी को पता है कि म्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं वर्किंग स्टेप इसमें बता रहा हूँ, वर्किंग स्टेप्स क्या होती है सर? वर्किंग स्टेप्स सर, वर्किंग स्टेप में सबसे फर्स्ट वर्किंग स्टेप है सर म्यू क्या होता है सर? साइन आई अपान साइन आर होता है। होता है नहीं होता? मैंने बोला यदि साइन आई बहुत लेस एंगल है तो आई अपान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आई की वैल्यू निकालनी है और आर की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? आई की वैल्यू और फिर आर की वैल्यू, और यहाँ पर क्या कर देना है सर? पुट कर देना। आई के बाद समझ में सबसे बेसिक है ना। अब अपन आते हैं इसके डायग्राम पर, बढ़िया से कलर लेंगे। ये लिया अपन ने क्या, एक अवतल पृष्ठ लिया है, अवतल पृष्ठ क्या लिया? गोलीय पृष्ठ है ना, गोले से काटा था अपन, ये क्या हो गया? अवतल पृष्ठ। और इधर अपन ने बना दिए तो ये इधर बन रहा है आगे की तरफ। और मैंने कहा सर ये क्या है आपका मुख्य अक्ष? क्या है ये? मुख्य अक्ष। क्या है?
मुख्य अक्ष। आई क्या बात समझ में? और मैंने मान लिया कि सर यहाँ पर कोई वस्तु क्या रखी हुई है? क्या रखी हुई है? क्या रखी हुई है? थोड़ा सा रुक लिया यहाँ पर लेते हैं ताकि आपको यहाँ कोई वस्तु क्या रखी है? आई क्या बात समझ में? इसका वक्रता केंद्र क्या है सर? सी। इसका वक्रता केंद्र क्या मान लिया हमने यहाँ पर? सी। क्या मान लिया? सी। और ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, क्या हो गया इसका? अब यहाँ पर अवतल पृष्ठ आ गया है और अपन अपवर्तन पढ़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका? प्रकाशित केंद्र, है ना? इसको P से दर्शाएंगे अभी अवतल पृष्ठ क्या होगा। पॉइंट क्लियर? और मैंने बोला कि ये वस्तु है, वो क्या है सर? एक वो क्या है? वस्तु। वो क्या है? वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। अब आपको पता है कि प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है? 2। कितनी की आवश्यकता होती है? 2। तो मैंने कहा कि सर यहाँ से एक प्रकाश किरण चलती है और कहाँ जाती है? अपवर्तक पृष्ठ पर। कहाँ गई? अपवर्तक पृष्ठ पर। अब इस पर एक अभिलंब खींचना है, और अभिलंब क्या होगा सर? अभिलंब होना चाहिए कि 90 डिग्री। तो आपको पता है किसी वृत्त के केंद्र से परिधि पर किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस पर क्या होती है? लंब। तो मैंने बोला क्यों ना सर मैं यहाँ से ले लूँ लंब। कहाँ से ले लूँ? यहाँ से ले लूँ लंब। कहाँ से? वक्रता केंद्र से। ये क्या हो गया आपका? लंब। ये क्या हो गया आपका? लंब। यहाँ पर ये क्या बनाया अपन ने? अपवर्तक पृष्ठ। यहाँ पर अपन ने ले लिया क्या? एक वस्तु रखी है, कौन सी? वो क्या है? वस्तु है। वो क्या है? वस्तु। और यहाँ पर क्या है आपका? सी। सी क्या है सर? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। और यहाँ पर ये क्या है सर? P। क्या है? अब मैंने कहा सर यहाँ से एक प्रकाश किरण, तो ये मुख्य अक्ष से होते हुए चली गई। कहाँ से चली गई? मुख्य अक्ष से। कहाँ से चली गई? मुख्य अक्ष से, है ना? वस्तु से। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ पर आपतित हुई? ये इस प्रकार अवतल पृष्ठ पर। इस पर आपतित हुई? अवतल पृष्ठ। अवतल पृष्ठ पर आपतित हुई, तो इस पर हमको क्या बनाना पड़ेगा सर? एक विलंब। क्या बनाना पड़ेगा? विलंब। तो विलंब यहाँ पर किससे ऊपर जाएगा? आपतन बिंदु और वक्रता पृष्ठ से, है ना? इससे ऊपर जाएगा आपतन बिंदु और वक्रता पृष्ठ से। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? क्लियर हुई क्या? अब मैंने बोला कि यहाँ पर ये विरल से किधर जा रही है? सगन में। विरल से किधर जा रही है? सगन में। तो अपवर्तन के पश्चात किधर जाएगी? अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब की ओर झुकेगी? फटाक से होता अभिलंब की और झुकेगी, है ना? तो इसका जो वास्तविक मार्ग था सर क्या था? ये था। इसको जाना चाहिए था ऐसे, और ये जाएगी कैसे? ऐसे। आई के बाद समझ में आपको? ऐसे चली गई। अब ऐसे चली गई तो सर इसको जब मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, इसको जब मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये इस प्रकार किससे मिलेगी? किससे मिलेगी? मुख्य अक्ष से। मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मिल रही है उस पर क्या बनेगा? इमेज। आई क्या हो गया सर? प्रतिबिंब। क्या हो गया? प्रतिबिंब। आई क्या हो गया? प्रतिबिंब। अब सर आपतन कोण क्या हो जाएगा? आपतन कोण क्या होगा यहाँ पर? बताओ फटाक से। बोलो फटाक से। आपतन कोण क्या होगा?
अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण कौन सा है? ये वाला। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये वाला कोण कौन सा हो गया? आई। और ये वाला कोण कौन सा हो गया? आर। आई और आर। चूंकि मैंने बोला ये वाला आर है तो ये इसके अभिलंब और इसके बीच बना है, इसको दूसरे पेन से लेना था क्या मैंने? दिख तो रहा है ना कंपेरिजन, नहीं तो बस हो जाएगा सब। मैंने बोला ये है, चलो इसको नामकरण कर देता, नहीं तो ये वो करने के चक्कर में सब हो जाएगा। ये क्या हो गया? क्यू। ये क्या हो गया? क्यू। ये क्या है? पी। यहाँ तक तो नामकरण ठीक है। और इसको मैंने बोल दिया अभिलंब को क्या बोल दिया? एम। तो सी एम क्या हो गया? अभिलंब। यहाँ लिखते ही चल रहा हूँ। सी एम क्या हो गया सर? अभिलंब। सी एम क्या हो गया? अभिलंब। अभी क्यू से देखो रिटर्न आते हुए दिख रही है आई। आई क्यू क्या हो गई? अपवर्तित किरण। और ओ क्यू क्या हो गई सर? आपतित किरण। इस चैप्टर के डेरिवेशन बहुत सरल है, बस शर्त ये कि क्वांटिटी ज़्यादा है। क्वांटिटी ज़्यादा है तो क्या होता है? बच्चा सोचता है कौन सा वाला कैसा होगा क्या होगा। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, बस प्रतिबिंब बनाओ। प्रतिबिंब बना लिया तो आपका डेरिवेशन इजी हो जाएगा। तो मैंने बोला जैसे बोला, अब आपको पता है सर कि शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं आपस में? बराबर। मैंने बोला इस बिंदु पर इधर ये यदि आर है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इन दोनों के बीच बना कोण क्या होगा? आर। क्या होगा? दिख रहा है वहाँ की नहीं दिख रहा? अलग से दिख रहा। ये वाला एंगल क्या होगा सर? आर। आई के बाद समझ में क्लियर हुआ यहाँ तक? अब मैंने मान लिया कि आपका मुख्य अक्ष और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या है? अल्फा। क्या है? अल्फा। और अपवर्तित किरण और मुख्य अक्ष से गुजरने वाली प्रकाश किरण के बीच बना कोण क्या है? बीटा। क्या है? बीटा। और अभिलंब और मुख्य अक्ष से बना कोण क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। यहाँ पर समझ में आ गया आपका अल्फा क्या है सर? आपतित किरण व इसके बीच मुख्य अक्ष के बीच वस्तु पर कोण। ठीक। दूसरा बीटा क्या है सर? बोलो फटाक से। इसको कोण क्या नाम दे दोगे? कोण नाम क्या दे दोगे? क्यू ओ पी। क्या नाम दे दोगे? क्यू ओ पी। कोण क्यू ओ पी। इतना डिटेल में नहीं लिखा होगा नोट्स में ना, पहले बताया। बीटा क्या हो गया सर? अपवर्तित किरण व मुख्य अक्ष के बीच प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है सर? आई और कोण है। तो इसको किससे दर्शाओगे? क्यू आई पी। किससे दर्शाओगे? क्यू आई पी। क्लियर? और थीटा क्या है सर? आपको उत्तल लेंस में भी सेम यही एंगल लेने हैं। अल्फा किसको लेना है? वस्तु के साथ। बीटा किसको लेना है? प्रतिबिंब के साथ। और थीटा किसको लेना है? अभिलंब और इसके बीच अभिलंब व मुख्य अक्ष के बीच वक्रता केंद्र पर कोण। और ये क्या हो जाएगा? एंगल क्या हो जाएगा? QCP। क्या हो जाएगा? QCP। क्या हो जाएगा? QCP। आई क्या बात यहाँ तक समझ में? अब मैंने बोला इसकी और चिन्ह परिपाटी देख लो कि सर यहाँ से CP या PC बराबर से क्या हो जाएगा? R।
क्या हो जाएगा आर। मैंने बोला सर इमेज वाली डिस्टेंस क्या कहलाती है सर वी, और मैंने बोला वस्तु की दूरी क्या कहलाती है सर यू, क्या कहलाती है यू, है ना। अब मैं बोलूँ चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ पर लिखा हूँ, इसके अनुसार चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या हो जाएगा सर जो पीसी है, जो पीसी है सारी दूरियां कहाँ से नापोगे ध्रुव से, केंद्र से, है ना। तो पीसी क्या हो जाएगी आप, अब ये प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो कैसी लोगे ऋणात्मक। फिर आप वस्तु की देखोगे तो वस्तु क्या हो गई पीओ, पीओ बोले तो इधर जा रहे हो विपरीत दिशा में तो ये भी कैसी हो जाएगी माइनस। पी आई विपरीत दिशा में जा रहे हो तो भी कैसी हो जाएगी क्लियर। क्लियर, यहाँ तक बात अच्छे समझना। अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पहले कि एयर माध्यम है और ये कौन सा माध्यम है ग्लास। कैसा माध्यम है ग्लास, है ना। कलर बढ़िया है ना, दिख रहा है ठीक। चल आइए यहाँ तक बात समझ में। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको पता है कि सर आपको अवतल पृष्ठ बोले, अब आपको पता है कि यदि आप इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हो इमेजिनरी है, ये प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी। तो आपको अवतल पृष्ठ से बोलेगा आभासी प्रतिबिंब के लिए बोले, क्या बोले अवतल पृष्ठ से या आभासी प्रतिबिंब के लिए बोले तो बात एक ही है ना, यही करना है। क्लियर। अब यहाँ पर अपन क्या शुरू करेंगे सर गणना, क्या शुरू करेंगे सर गणना। गणना में मैंने आपको क्या बोला था सर, सबसे पहले क्या लेंगे अपवर्तनांक, क्या लेंगे स्नेल के नियम से। बेचारा गरीब नहीं है ना, अपवर्तनांक गरीब नहीं है, किसने बताया इसको स्नेल के। इसके माई बाप कौन है स्नेल, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा sin i अपॉन sin r। जहां पर भी आप ये लिख रहे हो वहां पर क्या लिखना पड़ेगा स्नेल के नियम से। अब चूंकि ये अत्यंत छोटे एंगल है तो क्या हो जाएगा sin i अपॉन sin i अपॉन r। यहाँ पर i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा म्यू इनटू r। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अब मैंने आपको बोला था कि i की वैल्यू निकालोगे, किसके टर्म में निकालोगे सर, किसके टर्म में निकालोगे अल्फा और थीटा के टर्म में, और r की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा अल्फा बीटा के टर्म में। किसके टर्म में अल्फा बीटा के टर्म में। पॉइंट क्लियर हुआ क्या। अब निकालना पड़ेगा तो निकाल लो। क्या आई कहाँ है, त्रिभुज देखो OQC, त्रिभुज कौन सा देखो OQC, त्रिभुज कौन सा OQC। अब मैंने बोला OQC, त्रिभुज कौन सा OQC। ये अल्फा और आई दोनों कैसे हैं आंतरिक कोण है, कैसे है और थीटा कैसा हो गया बाह्य कोण। तो दो आंतरिक कोणों का योग किसके तीसरे बाह्य कोण के, इस तीसरे आंतरिक कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर यहीं पर ले लो क्या त्रिभुज, बताओ त्रिभुज कौन सा लोगे OQC। OQC में दो अंतः कोणों का योग तीसरे अंतः कोण के संगत बाह्य कोण के बराबर होगा। तो बाह्य कोण क्या हो गया थीटा, बराबरी से अंतः कोण क्या हो जाएंगे अल्फा प्लस आई, और आई इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा सर थीटा माइनस अल्फा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। आई की वैल्यू निकाल ली किसकी थीटा और अल्फा की टर्म में। अब किसकी वैल्यू निकालोगे आर की, किसकी टर्म में किसके टर्म में बीटा और थीटा की टर्म, किसकी टर्म में डायग्राम में देखना पड़ेगा। अब देखो बीटा और थीटा की टर्म में, तो यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल लोगे
आई क्यू सी, क्या लोगे आई क्यू सी में, फिर वही थ्योरी लिख देना सेम, है ना। क्या लिखोगे, में दो अंतःकोणों का योग तीसरे अंतःकोण के संगत बाह्य कोण के बराबर होता है। क्लियर, आई क्या बात समझ में। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, थीटा बराबर से बीटा प्लस क्या हो जाएगा आर, यहाँ से आर इक्वल टू क्या आएगा, थीटा माइनस बीटा। ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब यहाँ पर निकाल तो लिया सर हमने। अब समीकरण 1 में क्या कर दोगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से आई का मान और समीकरण 3 से आर का मान रखने पर रख दो। तो आपको पता है सर यहाँ क्या था, आई इक्वल्स टू म्यू आर। यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू म्यू इनटू थीटा माइनस बीटा। ये हो गई आई क्या बात समझ में। अब यहाँ पर अपन ट्रायंगल में देखेंगे, इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखो, अब चूंकि थीटा देखोगे तो थीटा, अब ये देखो ये वृत्त है, थीटा क्या हो गया, थीटा कोण बराबर से चाप बटे त्रिज्या, कोण क्या हो गया पी क्यू, कोण क्या सॉरी चाप क्या हो गया पी क्यू, थीटा के लिए चाप क्या हो गया पी क्यू। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोण बराबरी से चाप बटा त्रिज्या होता है, तब थीटा बराबरी से क्या हो जाएगा सर, थीटा बराबर से क्या हो जाएगा, थीटा के सामने क्या चाप दिख रहा है पी क्यू बटे त्रिज्या क्या हो जाएगी पी सी, त्रिज्या क्या हो जाएगी पी सी, पी क्यू बटा पी सी। फिर इसी तरीके से क्या ले लोगे, अल्फा, पहले क्या आ रहा बीटा, पहले बीटा ले लो, बीटा बराबर से क्या हो जाएगा, बीटा देखो चाप क्या है पी क्यू और पी आई, पी क्यू और पी आई, पी क्यू चाप हो गया और पी आई क्या हो गई त्रिज्या, और फिर आ जाएगा अल्फा, तो अल्फा में भी चाप क्या होगा पी क्यू और त्रिज्या क्या हो जाएगी पी यू, त्रिज्या क्या हो जाएगी पी यू। पॉइंट क्लियर। यहाँ पर अपन बोल देंगे चूंकि पी क्यू क्या है चाप है और पी सी पी आई और पी यू क्या है त्रिज्या। क्लियर हो गया यहाँ तक कहानी। अब ये सारी वैल्यू कहाँ पर रख देंगे, ये समीकरण नंबर इसको कह देंगे 4, समीकरण 4 में इसकी वैल्यू रख देंगे, इसके रख देंगे थीटा बीटा और अल्फा, समीकरण 4 में थीटा बीटा अल्फा का मान रखने पर रख दो मान, क्या हो जाएगा सर, देखो डेरिवेशन कितना सरल है ना सरल। थीटा का मान क्या हो जाएगा पी क्यू अपान पी सी माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो गई पी क्यू अपान पी यू, पी क्यू अपान पी यू इक्वल्स टू फिर म्यू इनटू थीटा की वैल्यू क्या है सर पी क्यू अपान पी सी माइनस क्या हो जाएगी पी क्यू अपान पी आई। ये हो गया, यहाँ से कॉमन ले लो क्या पी क्यू, पी क्यू कॉमन निकला तो 1 अपान पी सी माइनस 1 अपान पी ओ इक्वल्स टू म्यू इनटू यहाँ पर वैल्यू निकाल देते पी क्यू, इधर क्या बचा 1 अपान पी सी माइनस 1 अपान पी आई, है ना। अब आपको पता है पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब चिन्ह परिपाटी से क्या रख देंगे मान, चिन्ह परिपाटी अनुसार। अब आपको पता है पीछे दिखा देता हूँ, है ना। पीसी क्या है सर, पीसी क्या है,
पीसी क्या है? वक्रता त्रिज्या। पीओ क्या है? वस्तु की रूप से दूरी u। और पीआई क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। आई फॉर इमेज, पीओ फॉर ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पर 1 क्या आ जाएगा? माइनस आर, माइनस 1 पीओ बोले तो u इक्वल्स टू म्यू इनटू वो माइनस 1 आर माइनस 1 v। हो गया यहाँ तक क्लियर हो गया काम। चलो यहाँ माइनस 1 आर माइनस प्लस 1 म्यू इनटू माइनस 1 आर और प्लस 1 v। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 u माइनस 1 आर, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? म्यू v माइनस म्यू आर। ये हो गया यहाँ तक। ये भाई हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? इसको इधर भेज दो और इसको इधर ला लो, जो सूत्र है वही बनाते हैं। म्यू अपॉन आर माइनस 1 आर और इधर इसको भेज दिया तो म्यू अपॉन वी माइनस 1 और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया? 1 आर पहले लिया कॉमन, क्या आ गया? म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू म्यू अपॉन वी माइनस 1 तो ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र का निर्माण है। क्या है? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र का निर्माण क्या है? 1 आर ब्रैकेट में म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू म्यू अपॉन वी माइनस 1 क्लियर? उत्तल दर्पण का भी बताना है क्या? उत्तल पृष्ठ का भी बताना है क्या? चलो रिवीजन करा देता हूँ फटाफट। करा दो आगे। क्या उतार रहे हो क्या? क्या कर रही हो? नोट्स में लिखे तो वीडियो देखते देखते लिखे। चलो फटाक से उत्तर बताओ, नहीं बताओ? कर लोगे? हैं? चलो उत्तर पृष्ठ से आपको बताओ। पृष्ठ से उत्तर पृष्ठ से भी बता देता हूँ। ये हो गया आपका उत्तर। इधर क्या है सर? ग्लास। इधर क्या है सर? ये। चलो फटाफट देखना। थोड़ा सा डायग्राम व्यवस्थित बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पिक्चर क्लियर रहे। क्या बना दिया अपन ने? मुख्य आकर्षण। इधर अपन ने ली सर, यहाँ पर क्या ले लिए? वस्तु O, है ना। अब इसका वक्रता केंद्र किधर होगा सर? इधर होगा। इधर किधर होगा? इधर होगा। यहाँ पर मैंने ले लिया C। क्या ले लिया? C। क्या ले लिया? C। क्लियर? ये क्या हो गया आपका? D। क्या हो गया? D। क्लियर? तो मैंने कहा एक किरण तो एक खुद स्वयं ये होगी सर, है ना। वस्तु से आने वाली किरण एक स्वयं ये होगी। दूसरी कौन सी होगी? दूसरी बना देते हैं सर। दूसरी यहाँ पर इस तरीके से आपतित हो गई। ये आपतित हुई। इसमें ज्यादा टेंशन नहीं रहता। पूछो क्यों नहीं रहता? पूछो तो सही। क्योंकि इसमें एक तरफ नहीं है, एक तरफ रहता तो खिचड़ी पड़ जाती है। अब मैंने बोला इस पर क्या खींचोगे सर? अभिलंब। ये हो गया सर इसका क्या? अभिलंब। इसको इधर नाम दे दिया सर आपने, क्या क्या नाम दे दिया? है ना। अब मैंने बोला कि अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब से जुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो आपने बोला कि अभिलंब की ओर झुकेगी सर। इधर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इसको हमने अभिलंब की ओर झुका दिया। इधर झुका दिया, अभिलंब की
और थोड़ा सा दूर लेता हूँ मैं, ये ले लिया दूर, सेम है। यहाँ पर क्या बन गया आपका इमेज, क्या बन गया इमेज, इसको नाम दे दिया आपने, क्यों, ये बाकी सब नाम सेम है। ये इमेज के साथ कौन सा एंगल बनाता था, अल्फा, कौन सा बनाता था अल्फा, और इमेज के साथ क्या बनाएगा बीटा, और प्रकाशित केंद्र बोले तो ये अभिलंब के साथ कौन सा बनाएगा थीटा, बना दिया। वही आप गणना करोगे सर स्नेल के नियम से। अब चूंकि यहाँ पर एक चीज चिन्ह परिपाटी लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, चिन्ह परिपाटी। ये डायरेक्शन मैंने बोला सर कि ये वाली दूरी कौन सी होगी सर, वस्तु की दूरी कहाँ से, अपवर्तक पृष्ठ से, है ना। तो क्या बोलोगे इसको, पीओ, पीओ क्या होती है सर, अब इसको लोगे कैसे, क्योंकि प्रकाश जिस दिशा में जा रहा है उसको विपरीत दिशा में आ रहा है, तो माइनस यू, क्या लोगे माइनस यू, क्या लोगे माइनस यू। फिर ये वक्रता केंद्र से दूरी क्या कहलाती है, आर, क्या कहलाती है आर, ये हो गई पीसी। अब जिस दिशा में प्रकाश जा रहा है उसी दिशा में आप क्या ले रहे हो, उसी दिशा में आप क्या ले रहे हो दूरी, कैसी लोगे धनात्मक, सॉरी आर, कैसी लोगे धनात्मक, कैसी लोगे कैसी लोगे धनात्मक, आई बात समझ में। और मैंने बोला इमेज किधर बन रहा है, दूसरी तरफ, और इसमें हमको आभासी किरण बनानी पड़ी क्या, नहीं, मतलब सर इससे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बोले तो किससे बनाना है आपको, उत्तर पृष्ठ से, क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्लियर। हाँ, वास्तविक अवास्तविक प्रतिबिंब के लिए अपवर्तनांक और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध स्थापित कीजिए, है ना। इसको सूत्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंस निर्माता सूत्र, क्या बोलते हैं। चलो यहाँ पर बात कर लेंगे अपन यहाँ तक, क्लियर। अब अपन वही सेम प्रोसेस करेंगे, अपन क्या करते हैं वही जो आता है, क्या आता है अपने को सर, स्नेल के नियम से फटाफट आता है ना। सबसे पहले स्नेल के नियम से म्यू इक्वल्स टू sin i अपॉन sin, तुमने एंगल तो बनाया नहीं सर, ये क्या हो गया आपका आपतन कोण, और ये क्या हो गया सर आपका अपवर्तन कोण, क्या हो गया अपवर्तन कोण। अब i को अंदर बताना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं ना। यहाँ पर i अपॉन क्या हो गया सर r, म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर i अपॉन r, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू इनटू, ये समीकरण नंबर 1। अब अपन कौन सा लेंगे, त्रिभुज QOP, त्रिभुज QOP या OQP जो भी लिखना है में आपका क्या हो जाएगा, E नहीं लेंगे, अब यहाँ C लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा C, क्या लेना पड़ेगा C, क्योंकि अब ये हो गया आपका टाइम, और y कौन बन गया I, है ना। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर थीटा प्लस अल्फा, क्या हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा, डायरेक्ट निकल गया समीकरण नंबर 2, है ना। अब कौन सा त्रिभुज लोगे सर, तो आपको R लेना है ना, तो R लेना है तो QCI, क्या लोगे QCI में क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पर थीटा बराबर से क्या हो जाएगा R प्लस बीटा, है ना। अब बीटा बराबर से क्या हो जाएगा, सॉरी R निकालना, R बराबर से सर थीटा माइनस बीटा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से, है ना, वो लिख देना तुम, है ना। अब I की वैल्यू क्या आ गई, थीटा प्लस R इक्वल्स टू म्यू इनटू थीटा माइनस बीटा, आई के बात समझ में। अब आपको पता है सर कि कोण बराबरी से 4/3 त्रिज्या से थीटा बराबर से क्या हो जाएगा, थीटा बराबर से क्या हो जाएगा, कोण बराबर से 4/3 त्रिज्या से थीटा बराबर से क्या हो जाएगा PQ/PC,
पी क्यू बटे पी सी, है ना सर। अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा सर, हाँ अल्फा क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे पी यू, पी क्यू बटे पी यू, पी क्यू बटे पी यू। अरे भाई ऐसा भी बनाऊंगा तो भी तो वही बनेगी बात, उतना ही तो लंबाई आएगी। और बीटा बराबर से क्या हो जाएगा, पी क्यू बटा पी आई। सीधा सा याद रखना, थीटा वक्रता केंद्र के साथ है पीसी, अल्फा ऑब्जेक्ट के साथ है पीओ, बीटा इमेज के साथ है पी आई। उधर भी है इधर भी है, डायग्राम बना लेना सब, क्लियर। अब रख दोगे, रख देंगे तो सर रख दो, यहाँ क्या आ जाएगा सर, पी क्यू। अब रिवीजन हो रहा है, पिछला हुआ है ना, पी क्यू अपॉन पी सी प्लस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू अपॉन पी ओ बराबरी से म्यू, और इधर आ जाएगा पी क्यू अपॉन पी सी माइनस बीटा किसके साथ होता है, पी क्यू अपॉन पी आई के साथ। आई के बाद समझ में। अब हमने चिन्ह परिपाटी से लिया, पी ओ क्या है, पी क्यू तो पी क्यू कट जाएगा सब जगह से, 1 अपॉन पी सी, पी सी की वैल्यू 1 अपॉन आर, पीओ पीओ माइनस में रखाएगा तो माइनस 1 अपॉन यू, इधर म्यू, और पी क्यू कट गया, 1 अपॉन पी सी 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन बी। बी तो धनात्मक है तो माइनस का माइनस, बस यहाँ पर 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन आर माइनस म्यू अपॉन बी। अब इसको इधर भेज दो और इसको इधर ला लो, इधर क्या बना, म्यू अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू अपॉन आर प्लस माइनस 1 अपॉन आर, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर क्या ले लो यहाँ से कॉमन, तो क्या आ जाएगा म्यू माइनस 1 और इधर आ जाएगा जो का वही। इसको व्यवस्थित लिख दोगे तो 1 अपॉन आर म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू म्यू अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। यही आपका पिछले में भी आया था, बिल्कुल आया था सर, यही पिछले में, मतलब दोनों का सेम ही होता है। आई क्या बात समझ में, क्लियर। अब आपको एग्जाम में जिससे भी बोले उससे आप कर देना, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इतना अच्छे से तैयार कर लेना। अब लेंस पढ़ेंगे, लेंस पढ़ने के बाद ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, प्रतिबिंब रचना पढ़नी है, और लेंस के बाद क्या पढ़ना शुरू करेंगे अपन, वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे, अंतिम टॉपिक क्या होगा, उपयोग। क्या होगा, उपयोग। अंतिम टॉपिक क्या होता है, उपयोग। किसके उपयोग पढ़ेंगे अंतिम में, लेंस के। तो तब समझ लेना कि अपवर्तन